हमें ब्रेक मिल गया क्योंकि लंच के डायरेक्ट बाद बोलना बहुत बिल्कुल पाप करने के समान ही है। खाना खाने के बाद नींद आ रही होती है और उस समय कुछ टेक्निकल बात करना। हम लोग इस स्लाइड पर थे कि व्हाट कंस्टिट्यूट अ गुड रिसर्च। एक अच्छे क्वेश्चन में क्या विशेषताएं होती हैं, शोध की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, और इसका जो की टर्म है वो है फाइनर, FINER। एक अच्छा शोध वो होता है जो फाइनर हो। फाइनर क्या है? F स्टैंड्स फॉर फीजिबल। शोध प्रश्न हमेशा वो होना चाहिए जो किया जा सकता हो। आप बड़ा अच्छा शोध समस्या का चुनाव कर सकते हैं, बहुत रेलेवेंट हो, बहुत उपयोगी भी हो, लेकिन उसको करना पॉसिबल ना हो दिए गए जो संसाधन है आपके उसके साथ, तो वो एक अच्छा शोध नहीं माना जाएगा। पहली विशेषता होनी चाहिए फीजिबल। दूसरा होना चाहिए इंटरेस्टिंग, कुछ रुचि हो उसमें, किसी की रुचि हो उसमें। यानी जो आप शोध कर रहे हैं, पहली चीज तो वो किया जा सकता हो, और दूसरा उसको करने के पीछे किसी का इंटरेस्ट हो, किसी का तो फायदा हो, क्योंकि जब तक वो इंटरेस्ट नहीं होगा शोध के परिणामों की उपयोगिता नहीं रह जाएगी। N स्टैंड्स फॉर नॉवेल, नया होना चाहिए। पुरानी किताब को ही नया कवर लगा के नहीं प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अक्सर शोध करते समय बड़ा आसान लगता है हमको कि कोई पुरानी समस्या लेके सैंपल बदल दो। नहीं, वाराणसी में इंटरप्रेन्योर्स की होने वाली समस्याओं का एक अध्ययन, तो दूसरे ने कहा वाराणसी हटा दो, भदोही में इंटरप्रेन्योर्स को होने वाली समस्याओं का अध्ययन। तीसरे ने कह दिया बनारस और भदोही का तुलनात्मक अध्ययन। ये सब नॉवेल रिसर्च नहीं है, ये सब केवल समय की बर्बादी है और लाइब्रेरी में ग्रंथों का वजन बढ़ता जाएगा। नॉवेल होना चाहिए। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एथिकल होना चाहिए रिसर्च। ऐसा कोई रिसर्च नहीं होना चाहिए जो एथिक्स को ओवररूल करता हो। ऐसा आप रिसर्च नहीं कर सकते जो एथिकल दृष्टिकोण से गलत हो। एथिक्स की पूरी गाइडलाइन रिसर्चर्स के द्वारा बनाया गया है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसका उद्देश्य मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, न कि कोई ऐसा रिसर्च जिससे कि मानवता की हानि। ये बात अलग है कि कई बार एथिकल रिसर्च आप करते हैं और बाद में उसके दुष्परिणाम हो जाते हैं, अनएथिकल हो जाता है। सबसे विध्वंसक आविष्कार कौन सा है? एटम बम। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सबसे विध्वंसक आविष्कार एटम बम है, लेकिन आप 25 साल रुक जाइए, उसके बाद लगेगा, हम सब लोग रहेंगे 25 साल तो कम से कम, हम लोग को ये पता चल जाएगा कि सबसे विध्वंसक आविष्कार सबमर्सिबल पंप था, जिसने पूरी सभ्यता नष्ट कर दी। ठीक है, जितना स्टॉक था बिल्कुल सबमर्सिबल पंप, बिल्कुल विजय माल्या का ही रूप आप मान लीजिए। जमा कुछ नहीं करना है, बस निकालना है बैंक से। जैसे बैंक खत्म हो रहे हैं वैसे हमारा वाटर बैंक खत्म होना है। तो कई बार आप अच्छा करने की कोशिश में बुरा कर जाते हैं, वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट शुड बी एथिकल। इसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लॉस के लिए कोई रिसर्च नहीं की जाती। और लास्ट है रेलेवेंट, कुछ इसकी उपयोगिता होनी चाहिए, कुछ इसका करंट संदर्भ में कुछ इसका उपयोग होना चाहिए। एक इतिहास के जो विद्यार्थी, इतिहास वाले कुछ लोग हैं, इतिहास के कुछ विद्यार्थी हैं, इन्होंने मोहम्मद तुगलक का नाम सुना होगा, नहीं?
इतना अच्छा आदमी था जो आज हम लोग नोट वगैरह देखते हैं, उसने उस समय चला दिया था सांकेतिक मुद्रा। लेकिन उसको लोग पागल बादशाह कहने लगे क्योंकि वहां वो रेलेवेंट नहीं था। आज की कंडीशन में देखिए वही उसी का कंसेप्ट चल रहा है, उसी का कंसेप्ट चल रहा है ना। और हम क्रेडिट देते हैं कि इट्स द ब्रिटिश हु हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस काइंड ऑफ करेंसी। क्यों? क्योंकि उस समय वो रेलेवेंट नहीं था। उस समय जो धातु उसने उपयोग की मुद्रा को बनाने के लिए, वो धातु बहुत सस्ती थी और मुद्रा को बनाने के मेथड इतने परिष्कृत नहीं थे। उस समय वो रेलेवेंट नहीं था। जब कोई विधि रेलेवेंट हो जाती है, जब कोई रिसर्च तत्कालीन परिस्थितियों में उपयोगी हो जाता है, तब वो सार्थक होता है। ठीक है, तो वो रेलेवेंस खोजना पड़ेगा। लाइक आपने पेनिसिलिन के बारे में सुना होगा। बहुत सालों से वैज्ञानिकों को ये पता था कि पेनिसिलियम बैक्टीरिया जो होता है वो और किसी बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है। पेनिसिलियम बैक्टीरिया को किसी दूसरे बैक्टीरिया की कॉलोनी में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, वो दूसरी बैक्टीरिया की कॉलोनी नष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसे कोई बहुत आवश्यकताएं नहीं पड़ी जिससे कि उसका उपयोग सोचा जा सके। जब पुरानी विधियां खत्म होने लगी रोगों पर काबू पाने की, तब किसी ने सोचा कि भाई इस बैक्टीरिया को ही इंट्रोड्यूस कर दो इम्यून सिस्टम में, ये खुद ही सारे बैक्टीरिया उठा जाएगा और इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट मनुष्य के लिए नहीं है। तो रेलेवेंस बदलता रहता है। उस पर्टिकुलर रेलेवेंस के संदर्भ में अगर आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं तो ये एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन माना जाएगा। की टर्म है फाइनर। फाइनर याद रखिए, फिजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवेल, एथिकल एंड रेलेवेंट। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। फिजिबल ये सब का डिटेल्स है, इसको स्किप करेंगे ना। अगर फाइनल रिसर्च बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा व्हाइल डूइंग रिसर्च? स्टार्ट विद अ क्लियर पर्पज। एकदम तय कर लीजिए कि उद्देश्य क्या है, क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं। और आपको बताएं, हंसी में मत लीजिएगा, अगर उद्देश्य केवल डिग्री पाना है तो इसको भी क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि नॉलेज गेन करना है, नॉलेज को खोजना है या केवल डिग्री पाना है। क्योंकि अगर केवल डिग्री पाना है तो फालतू में 5 साल लगाएंगे, 2 साल में डिग्री पा के भीड़ में खड़े हो जाएंगे। अल्टीमेटली पर्पज क्लियर होगा तो शायद आप समय, श्रम और संसाधन तीनों बचा सकते हैं। नो योर लिटरेचर। अगर आपने पर्पज जान लिया, हमको इस क्षेत्र में करना है, इस क्षेत्र में इस पर्टिकुलर पर करना है, तो फिर उसके लिटरेचर के बारे में खोजना शुरू कर दीजिए। स्पेसिफिक होइए, कौन है जो बेनिफिटेड होगा आपके रिसर्च से, क्या करना है, कहाँ करना है, किस परिस्थिति में करना है। इन चीज़ों का जवाब आपको शोध शुरू करने से पहले दे देना है। अपने आप से ये पूछ सकते हैं, व्हाट वुड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऐड टू द लिटरेचर। हम ये रिसर्च कर लेंगे तो इससे क्या भला होगा साहित्य का, क्या नया पता चल जाएगा, क्या हम नया बताएंगे, लिटरेचर में इससे क्या ऐड होगा। आपकी जो टेक्स्ट बुक है अभी BA MA के लिए, उसमें क्या परिवर्तन ला देगा आपका शोध। ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले से करने होंगे। और ये कभी मत करने दीजिए कि आपकी विधि आपके प्रश्न को तय करे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि भाई हम सर्वे करेंगे और इसलिए ऐसा टॉपिक चुने जिसमें सर्वे संभव हो। हमारे पिताजी बैंक में हैं, इसलिए ऐसा टॉपिक चुने जो बैंक पर हो सके। हम गांव में रहते हैं, इसलिए ऐसा टॉपिक चुनते हैं जो गांव में किया जा सके। नहीं, ये अगर लॉजिक है तो गलत है। लॉजिक अगर ये है
कि मैं गांव में रहता हूं, गांव की समस्याओं से परिचित हूं, उसके समाधान के लिए मुझको रिसर्च करना है। ये सही तरीका है। लेकिन चूंकि मैं गांव में रहता हूं तो इसलिए गांव में डेटा कलेक्शन में आसानी होगी, इसलिए गांव की कोई समस्या ले लेते हैं। ये गलत तरीका है रिसर्च का। तो मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन का साधन मत बनाइए। लिटरेचर को क्वेश्चन का साधन बनाया जाता है और मेथोडोलॉजी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सपोर्ट करती है। एक रिसर्च क्वेश्चन जैसे ही बनता है, ये 3 चीजों का आंसर उनसे मिल जाना चाहिए। जैसे ही आपने अपना क्वेश्चन फाइनलाइज किया, इसको बता देना पड़ेगा कि क्या वेरिएबल्स है आपके अध्ययन के, किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, क्या आपका रिसर्च पॉपुलेशन है, किन पर अध्ययन किया जाना है, और जो क्वेश्चन आपका है, जो रिसर्च क्वेश्चन है, उसको टेस्ट किया जा सकता है या नहीं, उसका अध्ययन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रेलेवेंट उदाहरण देते हैं। एक मेरी विद्यार्थी है जिसने मेरे साथ रिसर्च ज्वाइन किया जब दिल्ली का निर्भया इंसिडेंस हुआ था, एंड सी सेलेक्टेड हर टॉपिक की रेप विक्टिम्स की जो प्रॉब्लम्स है उस पर हम अध्ययन करते हैं। कुछ उसने विजिट किया, गवर्नमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट किया, और कुछ लोगों को विजिट किया हु आर सफरर्स, विक्टिम्स ऑफ रेप, उनको इंटरव्यू वगैरह किया, क्वेश्चनियर किया। रिजल्ट लेके आई फॉर अ पेपर एंड शी वाज वेरी हैप्पी। मैं भी खुश हुआ, जब स्टूडेंट खुश है तो टीचर भी खुश है। क्या आया? तो सर एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है कि दोज हु आर विक्टिम्स ऑफ रेप दे एक्सपीरियंस गुड सोशल सपोर्ट। जो लोग शिकार हुए हैं इस क्राइम के, उनको समाज का सहयोग बहुत मिलता है। हमने कहा ये बड़ा अजीब सा रिजल्ट लग रहा है, फिर से डेटा एनालाइज करो। वो 2-4 दिन बाद गए, फिर से डेटा एनालाइज किया, नहीं सर डेटा बिल्कुल यही है। हमने कहा फिर से देख लो कोई एरर तो नहीं है, कोई नंबर गलत हो गया हो, सॉफ्टवेयर में गलत एनालिसिस कर रहे हो। नहीं सर बिल्कुल सही है। हमने फिर भी सोच लो थ्योरेटिकली पॉसिबल है। इसे यस सर जो आया डेटा इज सही है। हमने ठीक है, डेटा तो कुछ तो कहता ही है, वास्तव में ये पॉसिबल है। काफी विचार करने के बाद नहीं क्लियर हुआ। क्या लगता है, डेटा सही था या इंटरप्रिटेशन उसका गलत था? देखिए डेटा वाइज शी वाज करेक्ट, मेथोडोलॉजी वाइज करेक्ट, देयर वाज नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो सबसे मूलभूत प्रॉब्लम थी कि किस पर एनालिसिस किया था, किस पर इंटरव्यू किया था, उन विक्टिम्स को जिनकी रिपोर्ट प्रशासन के पास थी। प्रशासन के पास किन विक्टिम्स की रिपोर्ट जाएगी? जिसको घर वाले सपोर्ट करेंगे, है ना। 100 विक्टिम्स में से केवल 2 या 3 विक्टिम ऐसे होते हैं जिनके घर वाले सपोर्ट करते हैं, कहते हैं पुलिस में केस फाइल करो। तो हम तो ऑलरेडी सैंपल ही वही लिए थे जिनको सोशल सपोर्ट ने कहा कि ठीक है तुम फाइल करो। जिन 98-97 लोगों ने चुप करा दिया, उनका तो डेटा ही हमारे पास नहीं। तो आपको ये लग सकता है कि मेथोडोलॉजी वाइज हमारा रिसर्च हमने बड़ा अच्छा किया, हमने कोई बायस नहीं किया, हमने अच्छा डेटा लिया, हमने अच्छी एनालिसिस किया है। लेकिन एक लैक आपका पूरा इंटरप्रिटेशन बदल देगा। अगर आप इस बात को पब्लिश कर दें कि जितने भी रेप विक्टिम उनको समाज बहुत सहयोग करता, तो सरकार तो बहुत खुश होगी, लेकिन रिसर्च गड़बड़ होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जब आप इंटरप्रिटेशन करने आते हैं डेटा को, तो आपको ये देखना पड़ता है कि जो रिसर्च क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो टेस्टेबल है या नहीं है। तो अगर आप ये कहते हैं कि विक्टिम्स ऑफ रेप की हम मना स्थिति को जानेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं टेस्टेबिलिटी इश्यू बड़ा तगड़ा आता है। कैसे आपको पता चलेगा? ठीक है, और जो पता चलेगा वो तो केवल एक स्क्रीन्ड वन होगा।
जो आपको पता चलेगा वो तो केवल स्क्रीन्ड सैंपल है। तो कहीं ना कहीं टेस्टेबिलिटी जानने की जरूरत है। ये पहले बता दिया था। लेट्स कम इनटू द टाइप्स ऑफ रिसर्च। Whenever we want to do research, we come either of these three. कोई भी रिसर्च किसी भी विधा की हो, इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में आ जाती है, डिस्क्रिप्टिव, रिलेशनल और कॉजल। जितने ज्यादा जो तथाकथित डिस्टिंक्शन है आर्ट्स और साइंस का, जितने ज्यादा आर्ट्स की तरफ है उतने ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं, जिसको एक्सप्लोरेटरी भी आप कह सकते हैं, और जितने ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च है उतना ही ज़्यादा कॉजल हो जाता है, द एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देना, रिलेशनल मतलब फिनोमेना को केवल एक्सप्लेन ही नहीं करना बल्कि उनके बीच का रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करना, एंड कॉजल वो रिलेशनशिप ऐसा एस्टेब्लिश करना जिसमें कि एक घटना कारण हो और दूसरी घटना उसका परिणाम हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे तब हम ये जानते थे कि बादल का बिजली का चमकना और बादल का गरजना दोनों एक ही साथ एक ही चीज है। जब भी घने बादल होंगे तो बिजली चमकेगी, बादल गरजेंगे। रिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी। धीरे धीरे जब ऑब्जर्वेशंस हुए तो ये पता चला कि नहीं, दीज टू आर रिलेटेड। जब हमारे पास साइंटिफिक बेस नहीं था तो ये था कि ये दोनों आते हैं, संबंधित नहीं है। जब इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सोफिस्टिकेटेड हुए, मेथोडोलॉजी रिफाइन हुई तो ये पता चलने लगा कि नहीं, बिजली चमकने के कुछ देर बाद गर्जना जरूर होती है, यानी दोनों रिलेटिव हैं। जब हमने मेजर करना शुरू किया, जब हमको लाइट और साउंड की स्पीड पता चल गई तो हमको ये पता चला कि नहीं, जब बिजली कड़कती है तभी बादल गरजते हैं। वो डिले केवल इसलिए है कि बिजली की स्पीड ज़्यादा है, साउंड की स्पीड कम है। तो हम एक्सप्लोरेशन से आए, रिलेशन की बात किया और आज हमको कॉज एंड रिलेशन से पता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा रिसर्च आइडिया होता है। स्टार्ट हम किसी भी रिसर्च की जब कुछ नहीं पता होता तो एक्सप्लोरेशन से करते हैं, और एंड साइंटिफिक रिसर्च है जो कॉजल रिसर्च की ओर आती है। कुछ और रिसर्च को कैटेगराइज करने के लिए कई लोग बेसिक, अप्लाइड एंड इवैल्यूएशन रिसर्च में भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछले सेशन में कि ये एक कंटिन्यूम है। जब आपका रिसर्च एग्जिस्टिंग नॉलेज बॉडी को सपोर्ट करता है, या सरल भाषा में कहें जब आपका रिसर्च ऐसा हो जो टेक्स्ट बुक का पार्ट हो जाए तो वो बेसिक रिसर्च है। जब आपका रिसर्च ऐसा होगा जो फील्ड में काम आने लगे तो वो आपका अप्लाइड रिसर्च है। और इन दोनों रिसर्चेज के उपयोग को इवेल्युएट करते हैं, जब इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं तो उसको हम इवेल्युएशन रिसर्च कहते हैं। तो एक तो ये कैटेगराइजेशन है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल। वो रिसर्च जिसमें हम एक्टिवली घटना पर कंट्रोल करते हैं, उस पर कुछ छेड़छाड़ करके उसका प्रभाव देखते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। एक्सपेरिमेंट मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी किसी एक चर को हम आगे पीछे ऊपर नीचे घटाते बढ़ाते हैं और दूसरे चर पर उसका प्रभाव देखते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल है। जब हम स्वतः स्थापित घटना का अध्ययन करते हैं नेचुरल कंडीशन में तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल है। और इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड क्वालिटेटिव, इसकी डिटेल में बात करेंगे हम लोग लेटर स्लाइड्स में। जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारा पूरा फोकस वेरिएबल्स पे होता है। जब वेरिएबल होते हैं तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, यानी जो कारण होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो प्रभाव होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको डिटेल में नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वाले लोग नहीं संभवतः,
बट अगर किसी को डिटेल में जानना हो तो लेक्चर के बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च जो है वो कंटिन्यूम है, लगातार है। कोई रिसर्च ज़्यादा बेसिक कम अप्लाइड, कम बेसिक ज़्यादा अप्लाइड हो सकता है। तो अगर ये कंटिन्यूम देखें तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले हम बेसिक रिसर्च करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? थियरी बनाना। बेसिक रिसर्च हमेशा थियरी को बनाते हैं और बनी हुई थियरी से ही नया क्वेश्चन इमर्ज होके नई रिसर्च होती है। तो थियरी को सपोर्ट करना और थियरी से निकलना, ये बेसिक रिसर्च का क्राइटेरिया है और इसको हम अक्सर लेबोरेटरी में करते हैं। दूसरा जो हमारा रिसर्च है ये ज़्यादा बेसिक कम अप्लाइड है। सेकंड मॉडरेट बेसिक मॉडरेट अप्लाई, मध्यम वाला जो है वो है थियरी बेस्ड यूजिंग रेलेवेंट मूवमेंट्स। थियरी पर ही बेस होता है लेकिन कुछ जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं उसको डील करने के लिए किया जाता है। और अप्रोच होता है रियल वर्ल्ड टास्क और सेटिंग, वास्तविक जीवन में इस तरह का रिसर्च किया जाता है। तो ये कुछ थियरी को भी सपोर्ट करता है लेकिन कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करता है। और ज़्यादा अप्लाइड रिसर्च होता है, इसका गोल होता है इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। थियरेटिकली मतलब नहीं है, इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम का, तुरंत इलाज चाहिए। अप्रोच है रियल वर्ल्ड सेटिंग में। रियल वर्ल्ड सेटिंग में काम करते हैं, इलाज होना चाहिए, मुसीबत बड़ी है इसका समाधान होना चाहिए। तो अगर स्वाइन फ्लू आ गया, लोग मर रहे हैं, टैमी फ्लू खाने से ठीक हो सकता है तो खिलाना शुरू कर दो। टैमी फ्लू के साइड इफेक्ट्स क्या हैं ये बाद में देखा जाएगा, अभी तो पहला काम है जान बचाना। साइड इफेक्ट की स्टडी करते करते तो पता नहीं कितने लोग खत्म। तो ये जो है इमीडिएट सॉल्यूशन इज अप्लाइड रिसर्च, जिससे तुरंत समस्या हमारी समाधान हो जाए। ज़्यादातर जो जिन डिसिप्लिन से आप लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोग करते हैं। उसमें एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है कॉजल कंपैरेटिव रिपोर्ट का रिसर्च। इसमें एक्चुअली दो तरह की घटनाओं को कंपेयर करके कारण परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं। दो तरह की घटनाओं को कंपेयर करके कॉज एंड इफेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2014 वाला जो इलेक्शन हुआ था, नेशनल इलेक्शन, उसके एग्जिट पोल किसी को याद है? एग्जिट पोल्स किसी को याद है? कम से कम वो तो नहीं था जो रिजल्ट आया था चाणक्य का सही हो गया था। फिर उसी चाणक्य ने बिहार के बारे में भविष्यवाणी की थी, वो फेल हो गया। जो उसमें पास हुआ था वो बिहार वाले में, वो उसमें फेल हुआ था वो बिहार वाले में पास हो गया। अगर आप हिस्ट्री इन सब एग्जिट पोल्स की देखें तो आप देखेंगे कोई भी कंपनी लगातार सक्सेसफुल नहीं हुई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जब रिसर्च टॉपिक नॉन एक्सपेरिमेंटली करने की कोशिश करते हैं तो वी ट्राई टू कंपेयर टू इवेंट्स एंड ट्राई टू गेट कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर हमें इन एग्जिट पोल्स पर रिसर्च करना हो तो हम ये सारे रिसर्चेज लेंगे। और आजकल बड़ा पॉपुलर फेसबुक पे आ रहा है द्वंद्व की कौन मीडिया समूह किस अखबार किस पार्टी का समर्थक है। नहीं, और आप देखेंगे कि कोई किसी का समर्थक है, कोई किसी का समर्थक है। वास्तव में क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब ये कंपेयर करते हैं हम लोग कि जो एक सर्वे है वो किसी एक पार्टी को ज़्यादा बताता है, दूसरा सर्वे किसी दूसरे पार्टी को ज़्यादा बताता है,
इसी तरह से एक न्यूज चैनल किसी एक पार्टी की नीतियों की प्रशंसा करता है, दूसरा चैनल आलोचना करता है। तो ये सारे कंपैरिजन के फलस्वरूप हमें क्या पता चलता है कि ये सारे जो चीजें हैं वो लिंक्ड हैं अपने बेनिफिट से, ठीक है, और इसका जनता के मतांतर से कुछ लेना देना नहीं है। व्हाट कॉमन पीपल फील, उसका कुछ लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग ये अखबार या ये न्यूज चैनल पढ़ते हैं वो इन अखबार और न्यूज चैनल से प्रभावित होते हैं, है कि नहीं? आप जो चैनल लगा दीजिए कम से कम उस 2 घंटे तक तो उसी सारी लॉजिक आपको सही लगेगी, वॉट एवर लॉजिक दे आप। तो कॉजल कंपैरेटिव में हम लोग अक्सर यही पॉलिटिकल साइंटिस्ट ज़्यादातर इस मेथड को यूज करते हैं। दे ट्राई टू कंपेयर 2 or 3 इवेंट्स और इवन मोर, एंड बाय कंपेयरिंग देम दे ट्राई टू सी व्हाट इज द कॉज। एक घटना हुई, इसमें ये परिस्थितियां थी, दूसरी घटना हुई, इसमें ये परिस्थितियां थी, लेकिन ये एब्सेंट था। यानी जो अंतर हुआ है वो इस एब्सेंट फिनोमेना के कारण हुआ है, या जो अंतर हुआ है वो इस प्रेजेंट फिनोमेना के कारण हुआ। तो ये जो रिसर्च है वो कॉजल कंपैरेटिव है। सर्वे हम सभी लोग जानते हैं कि सर्वे किया जा सकता है मतांतर जानने के लिए, और सर्वे जब हम करते हैं तो ईदर वी ट्राई टैप सैंपल और वी टैप पॉपुलेशन। जब हम सैंपल को टैप करते हैं तो इसको सर्वे कहते हैं, जब हम पॉपुलेशन को टैप करते हैं तो इसको सेंसस कहते हैं। केस स्टडी भी कर सकते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मीन्स एक ही ग्रुप को बहुत अधिक समय तक देखना कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उसके आधार पर रिसर्च करना। हिस्टोरिकल रिसर्च तो करते ही हैं रिटन मटेरियल्स और देश काल की परिस्थितियों के अनुसार। एक और जो डुअलिज्म आता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का आता है। Researches can be quantitative, researches can be qualitative. दोनों में अंतर है? क्या अंतर है? कौन सा है? गुण का अंतर क्वालिटी। ये तो हिंदी हो गई, मात्रात्मक और गुणात्मक। बेसिक डिफरेंस क्या है? मतलब अंतर क्या, तो हिंदी हो गई ना, मात्राओं की बात करना क्वांटिटेटिव और गुणों की बात करना क्वालिटेटिव। जैसे शिक्षकों की संख्या तो बढ़ती जाए, तो किसी कहते हैं कि मात्रात्मक विधि हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर उनके पढ़ाने के ढंगों में उनके में चेंज नहीं किया जाएगा कि वो पढ़ाएं बच्चों को, और बच्चे भले ही विद्यालय में कहीं परिवार में बच्चे आ रहे हैं, बड़े परिवार नहीं आ रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं कर, फिर भी हमें पढ़ाना चाहिए। ये मानसिकता में उनकी जो चेंज करना चाहिए और उनके अंदर गुणों का एक शिक्षक के वास्तविक उनको ट्रांसफर किया। बिल्कुल। लेकिन शोध में मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध किनको कहते हैं? जैसे सर रिसर्चर जो है यूनिवर्सिटी में अनेक जमा होता है, क्वांटिटी उनकी जो है सब अधिक है, लेकिन क्वालिटी वो नहीं। देखिए, जिस शोध में हम अंकों के प्रयोग करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, और जिस शोध की जो फिलॉसफी होती है, जो शोध विधि हम यूज करते हैं, अगर उसकी फिलॉसफी है कि वर्ल्ड इज ऑब्जेक्टिव, जो संसार है वो वस्तुनिष्ठ है, और एक व्यक्ति इस चीज का अर्थ जो समझता है वही दूसरा व्यक्ति भी समझता है, तो ये फिलॉसफी हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च की ओर ले जाती है, मात्रात्मक शोध की ओर।
लेकिन जब हम ये मान के चलते हैं कि जो संसार है वो गत्यात्मक है, गतिशील है, और एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकते हैं, इसलिए हर व्यक्ति के विचारों को विस्तार से समझना आवश्यक है। तो ये फिलॉसफी क्वालिटेटिव रिसर्च की फिलॉसफी है। यानी अगर मुझे क्वांटिटेटिव रिसर्च करना होगा तो मैं आपसे जाकर के सवाल पूछूंगा कि आपकी एज, और नीचे ऑप्शन दे दूंगा 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, 25 से 30 साल, 30 से 35 साल, किसी एक में टिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपने क्वांटिटेटिवली आंसर दे दिया। इसी क्वांटिटेटिवली को मैं क्वालिटेटिव ढंग से पूछ सकता हूँ, आप अपने आप को किस तरह का समझते हैं? युवावस्था, अधेड़ावस्था, वृद्धावस्था, और आप बताएंगे उसमें से कि आप क्या समझते हैं। क्वांटिटेटिव जो डेटा है वो फिक्स हो जाता है, क्वालिटेटिव जो डेटा है वो आपके पास अवेलेबल रहता है री इवैल्यूएशन के लिए, री लुकिंग के लिए। ठीक है, तो जब डायनेमिक्स हमें स्टडी करनी हो तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, लेकिन जब हमें वस्तुनिष्ठता की जांच करनी हो तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। अगर हमें ये जानना है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप्स के क्या फायदे हैं, तो हो सकता है हम आपको 10 क्वेश्चन दे, 4 विकल्प पे सहमत असहमत पूछ ले और आप उसका रिप्लाई कर दें, उसको हम प्रेजेंट करें कि इतने लोगों में इतने लोग सहमत थे, इतने लोग असहमत थे, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि हर व्यक्ति का स्तर अलग था, हर व्यक्ति का विषय अलग था, हर व्यक्ति की समझ अलग थी, और इसलिए इस वर्कशॉप का प्रभाव भी अलग अलग पड़ा होगा, और अगर हम हर व्यक्ति से इंटरव्यू लें, एक मेथड हो सकती है, या वो जब अपने मित्रों के बीच डिस्कशन कर रहे हो तो उनको हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, दूसरी विधि हो सकती है, या हम एक ग्रुप डिस्कशन करा दें इवैल्यूएट करने के लिए, तीसरी विधि हो सकती है, या कुछ न करें 3-4 कैमरे लगा दें और ये देख लें कि लोग कैसा बिहेव कर रहे थे वो लेक्चर सुनते समय, चौथी विधि हो सकती है। और इनका अध्ययन करें तो हमको क्वालिटेटिवली पता चलेगा कि किन लोगों के लिए कैसा इफेक्ट पड़ा इस लेक्चर का। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगा जिसमें हमको अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। अक्सर लोगों को ये लगता है कि क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड अलग अलग चीजें हैं, गुणात्मक शोध अलग है, मात्रात्मक शोध अलग है। बिल्कुल, इसके जो बेस हैं वो अलग हैं। क्वांटिटेटिव का बेस है, इसका उपयोग हम जनरलाइजेबिलिटी के लिए करते हैं। जो रिसर्च करते हैं, चूंकि हमारा प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी, तो हमको ये अनुमान रहता है कि जो रिसर्च का परिणाम यहाँ मिला है मोर और लेस वही हर जगह होगा। कॉजेलिटी पता चलता है, इसका कारण क्या है, रिलायबिलिटी अच्छी मिलती है, ये सब क्वांटिटेटिव की विशेषताएं हैं। लेकिन जब हमको रिफ्लेक्शन करना होता है, क्या खोया क्या पाया टाइप का अगर स्टडी करना होगा, इससे क्या हुआ, तो हम क्वालिटेटिव शोध करेंगे। ट्रांसफरेबिलिटी देखना हुआ कि अगर ऐसी चीजें हुई तो इनमें इन एस्पेक्ट से इन बच्चों को लाभ हुआ, इससे इनको लाभ हुआ, इनको अलग अलग करके हम कोई और मेथोडोलॉजी बना सकते हैं, तो हमें क्वालिटेटिव की ओर जाना पड़ेगा। और आजकल जो रिसर्च हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन दोनों को मिक्स करके ट्रायंगुलेशन स्टडी करिए, यानी दोनों को अलग अलग मत करिए, कुछ क्वांटिटेटिव और कुछ क्वालिटेटिव करिए, ब्रिज करिए इन दोनों मेथड के ऊपर, और जो रिसर्च करिए वो दोनों को मिला करके करिए। ट्रायंगुलेशन मेथड, क्रॉस वैलिडेशन उसको कहते हैं, यानी एक विधि से रिसर्च करके दूसरी विधि से उसकी पुष्टि कर लीजिए।
पहले क्वालिटेटिव करते हैं तो बाद में क्वांटिटेटिव कर लीजिए, और पहले अगर क्वांटिटेटिव करते हैं तो बाद में क्वालिटेटिव कर लीजिए। दोनों को मिक्स करके यूज करिए। ना अब हम लास्ट पॉइंट पर आएंगे। लास्ट पॉइंट का मतलब ये मत समझ लीजिएगा छुट्टी होने वाली है। लास्ट पॉइंट का मतलब हुआ कि आधा खत्म हो गया, बाकी आधे में ये अंतिम पॉइंट है। ठीक है, क्या इश्यूज है रिसर्च के और इन इश्यूज को कैसे डील कर सकते हैं, ये अंतिम पॉइंट है, हालांकि ये लेंदी है। टाइम कितना है आपके पास रिसर्च में, इसके आधार पर या तो आप क्रॉस सेक्शनल करते हैं या लॉन्गिट्यूडनल करते हैं। जब आप रिसर्च करने के लिए चलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द टाइम अवेलेबल टू मी फॉर दिस रिसर्च। और खास तौर से जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको टॉपिक चुनते समय, रिसर्च करते समय ये ध्यान देना है कि 2 साल से 5 साल के बीच में इसको जमा करना है। ऐसा रिसर्च हम न चुने जो 5 साल में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपके पास समय कम है तो बेटर है कि क्रॉस सेक्शनल करिए। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मीन्स एक ही तरह के लोगों के अलग अलग आयु समूह लेकर के अध्ययन कर लीजिए। एंड लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक ही व्यक्ति को या एक ही समूह को अलग अलग आयु वर्ग में आने का इंतजार कीजिए और डेटा कलेक्ट करते रहिए। क्रॉस सेक्शनल मतलब अगर आपको ये देखना है कि बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है तो आप पहले 1 साल के बच्चों को, 2 साल के बच्चों को, 4 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों को भाषा संबंधी अध्ययन कर लीजिए। तो ये हुआ क्रॉस सेक्शनल, यानी भाषा का अध्ययन करने के लिए अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे एक साथ आपने कर लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है तो आप लॉन्गिट्यूडनल कर सकते हैं। 5 बच्चों को लीजिए, 1 साल से फॉलो करना शुरू करिए और तब तक करिए जब तक कि आपको लगता है कि 7 साल में बेसिक लैंग्वेज स्किल सीख लेते हैं। तो 7 साल तक हर साल उसी ग्रुप को करिए। तो लॉन्गिट्यूडनल करने में क्या दिक्कत है, 7 साल आपको लगाना पड़ेगा केवल डेटा कलेक्शन के लिए। तो इफ यू आर इन फुल टाइम रिसर्च पोजीशन, टीचर हो गए हैं, अब रिसर्च ही करना है, समय आपके पास है, एक्यूरेसी आप ज़्यादा चाहते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल करिए। लेकिन समय कम है तो क्रॉस सेक्शनल। तो टाइम कितना है रिसर्च में, उसके आधार पर आपकी डिजाइन तय हो सकती है। सेकेंड जो कंसेप्ट आता है, की कंसेप्ट, वो आता है वेरिएबल्स। क्या है विषय वस्तु हमारे रिसर्च की, और जो हमारे रिसर्च का विषय वस्तु है उसमें कौन से की एलिमेंट हैं जिनको हमें रिसर्च करना है। इन की एलिमेंट में वो कौन से हैं जो बदलते हैं, जो परिवर्तनशील होते हैं, और जो एलिमेंट्स परिवर्तनशील होते हैं उन्हें हम वेरिएबल या चर कहते हैं। इन चरों के कई मान हो सकते हैं। तो चर वो हैं जो परिवर्तनशील हो और इनके जो विभिन्न मान जो होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने शोध में आयु ले रहे हैं तो आयु एक वेरिएबल हो गया, और 18, 19, 20, 21 जो आयु बताते हैं प्रतिभागी आपके, वो एट्रीब्यूट हो गए इसके। उसी तरह से जेंडर वेरिएबल हो गया, मेल और फीमेल उसके एट्रीब्यूट हो गए। सेटिस्फेक्शन वेरिएबल हो गया, और सेटिस्फेक्शन के डिफरेंट प्रकार जो हो सकते हैं वो एट्रीब्यूट हो गए। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में करते हैं। अगर आप कॉजल रिसर्च करना चाहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट निकालना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वो वेरिएबल जो स्वतंत्र हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो आश्रित हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। फॉर एग्जांपल हेल्थ स्टेटस, एटीट्यूड, सोशल सपोर्ट, ये सब व्यक्ति के एक्सरसाइज, पार्टिसिपेशन को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट हुए, और पार्टिसिपेशन ये डिपेंडेंट हो गया।
जब आप रिसर्च करते हैं तो आप या तो कॉजल रिलेशनशिप देखना चाहते हैं या ओनली रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, कोर रिलेशनशिप। जब आप कोर रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो आप ये 4 तरह के रिलेशन देख सकते हैं: नो रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन एंड कर्वीलिनियर रिलेशन। नो रिलेशन मतलब देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, कोई अंतर नहीं है। पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल में भी बढ़ोतरी होती है, या एक वेरिएबल के घटने से दूसरे वेरिएबल में भी घटाव होता है। यानी जो दिशा है वो एक ही होती है वेरिएबल्स की, दोनों की। अगर बादल गरजेंगे तो बिजली कड़केगी, अगर बिजली कड़केगी तो बादल गरजेंगे। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब एक बढ़ता है और अगर दूसरा घटता है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे बाल कम होते जाएंगे। नहीं, अगर ये प्रूव हो जाए तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। प्रूव नहीं हो सकता, आज के बाल पहले ही चले जाते। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी त्रुटियां कम होंगी, जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा त्रुटियां कम होंगी। तो अगर इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कर्वीलिनियर रिलेशनशिप एक विशिष्ट रिलेशनशिप है जो पहले पॉजिटिव होता है, बाद में नेगेटिव हो जाता है और बीच में शून्य रहता है। यानी पहले पॉजिटिव, फिर शून्य, फिर नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस, चिंता और निष्पादन। दोनों शून्य है, यानी चिंता नहीं है तो निष्पादन भी नहीं है, परीक्षा की चिंता ही नहीं है तो पढ़ाई भी नहीं है। जैसे जैसे चिंता बढ़ती है वैसे वैसे पढ़ाई की मात्रा बढ़ती है। लेकिन एक समय बीतने के बाद चाहे जितनी चिंता कर लो, पढ़ने की क्षमता उतनी ही रहती है। और उसके बाद अगर चिंता बढ़ती रही तो फिर पढ़ाई कम होती जाती है। अब तो नहीं हो सकता, अब बैग दे लेंगे, ठीक है। तो ये कर्वीलिनियर रिलेशनशिप है। चिंता बढ़ी, पढ़ाई बढ़ी, जैसे जैसे एग्जाम के दिन नजदीक आते गए पढ़ने की मात्रा बढ़ती गई। कुछ समय बाद पढ़ने की लिमिट हो गई, अब चिंता पढ़ने दीजिए, पढ़ाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और उसके बाद अगर चिंता बढ़ी तो फिर चिंता का चिता चिता हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर चिंता बढ़ती है तो फिर चिता समान हो जाएगी। ये कर्वीलिनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर रिसर्च में हम लोग बात करते हैं हाइपोथेसिस की, संभावित उत्तर, जो शोध समस्या है उसका। कोई भी रिसर्च है उसकी एक परिकल्पना जरूर बनाई जाती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उसको स्पष्टतः लिखते हैं और कुछ उसको नहीं लिखते हैं। तो भले आप लिखें या ना लिखें, प्रकट रूप से कहें या ना कहें, एक संभावित उत्तर समस्या का जरूर आपके दिमाग में होता है, वो परिकल्पना है। और ये जो परिकल्पना है ये या तो अल्टरनेटिव वर्सेस नल हो सकते हैं या वन टेल्ड टू टेल्ड हो सकते हैं। जब आप एक सक्रिय परिकल्पना बनाते हैं कि हम ये रिसर्च करेंगे तो इससे ये अंतर पाया जाएगा, तो इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे अगर वर्कशॉप कराई जाए तो महिलाओं और पुरुषों के जो नॉलेज का लेवल है उसमें सार्थक अंतर आएगा, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। कोई अंतर नहीं होगा, ये नल हाइपोथेसिस होगा। नल हाइपोथेसिस हमेशा रहती है रिसर्च में, यानी कोई चीज नहीं है, ये आपको बनाना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी बनी हुई है कि देयर इज नो डिफरेंस। इतिहास का रिसर्च कर रहे हैं
आपने कहा कि औरंगजेब के ज़माने में हिंदुओं के जितने अत्याचार किए गए उतने ही ज़्यादा हिंदुओं के प्लस में भी काम किए गए। रिसर्च आप करना चाहते हैं औरंगजेब पीरियड का, आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, आप एक तो ये मान के चलेंगे कि सामान्य स्थिति थी, ये नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं भेदभाव था हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। अगर आप केवल ये कहते हैं कि भेदभाव था, तो ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस होगी। केवल भेदभाव था यानी दो दिशा, किसको कम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, तो ये बात नहीं कह रहे हैं आप, केवल कह रहे हैं भेदभाव है। तो ये दो दिशा ही हो सकता है। भेदभाव किसका फेवर हो सकता है ये पता नहीं है, हिंदुओं का हो सकता है, मुस्लिमों का हो सकता है। लेकिन जब आप ये परिकल्पना लेके चलते हैं कि दिशा बताते हैं, आप कहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ काम होते थे, तो ये एक दिशी है, वन टेल्ड हाइपोथेसिस हो जाती है। जब आप ये कह देते हैं कि महिलाओं की बुद्धि लब्धि, महिलाओं की बुद्धि पुरुषों से तेज है, तो ये एक दिशी है, वन टेल्ड। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि महिलाओं और पुरुषों की बुद्धि में अंतर होता है, तो ये टू टेल्ड है, द्विदिशी ये परिकल्पना है। तो आपको ये अपने रिसर्च के हिसाब से परिकल्पना बनानी पड़ती है। जैसे रिसर्च प्रॉब्लम एक अच्छी होती है, उसी तरह से अच्छी परिकल्पना होना भी बहुत जरूरी है। अच्छी परिकल्पना के बीच के लिए ये तीन कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको परिकल्पना रिसर्च क्वेश्चन से संबंधित होनी चाहिए, जो आप शोध की समस्या लिए हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए परिकल्पना। दूसरा, वो टेस्टेबल होना चाहिए, आप जो संभावित उत्तर बता रहे हैं उसको जांच किया जा सकने वाला होना चाहिए। और तीसरा, कोई न कोई साउंड साइंटिफिक थियरी होना चाहिए या कोई न कोई लॉजिक होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए। परिकल्पना ऐसे ही नहीं बन गई हो कि बस कुछ बनाना था, मुझको ये ठीक लग रहा है मैंने ये बना दिया, नहीं, कोई न कोई लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। जैसे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कुछ एग्जाम्पल। अगर आपने परिकल्पना बनाई कि रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन, तो नल हाइपोथेसिस होगी कि कोई रिलेशन नहीं होगा उम्र और एक्सरसाइज में, जबकि अल्टरनेटिव होगा कि देयर इज अ रिलेशनशिप। तो नो रिलेशनशिप नल हाइपोथेसिस, देयर इज रिलेशनशिप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखेंगे, अगर आप कहें देयर इज अ रिलेशनशिप, ज़्यादा है या कम है ये नहीं है, इसका मतलब टू टेल्ड है, कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप है लेकिन कुछ भी हो सकता है। दूसरी, इंसेंटिव देने से पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अगर कुछ इनाम देंगे तो लोग एक्सरसाइज करने आएंगे। इसमें हाइपोथेसिस आप बना सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, पार्टिसिपेशन विल नॉट इंक्रीज, नल हाइपोथेसिस। पार्टिसिपेशन विल इंक्रीज विद इंसेंटिव, इनाम देने से लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हुई। और ये कौन सी हुई? वन टेल्ड हुई, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बढ़ेगा, परिवर्तन होगा। अगर आप ये कहते हैं कि इंसेंटिव देने से एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन प्रभावित होगा, तो ये टू टेल्ड होता है, क्योंकि कम होगा कि ज़्यादा होगा ये नहीं पता है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा होगा, तो फिर ये वन टेल्ड आपका परिकल्पना है। जब आपने परिकल्पना भी बना ली, तब आप फिर आंकड़े इकट्ठे करने आते हैं। और यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि किस तरह के आंकड़े लिए जाएं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। और इसमें बड़ा भ्रम है, लोगों को लगता है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्वालिटेटिव अलग है, क्वांटिटेटिव अलग है। वास्तव में ये केवल माध्यम है डेटा लेने के। आप अपने रिसर्च के आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लोगों से 5 मुद्दों पर उनकी सहमति जाननी चाहिए,
10 लोगों से आपने 5 मुद्दों पर उनकी सहमति जाननी चाहिए। और कुछ इस तरह से आपको मिला कि पहले व्यक्ति ने पहले, दूसरे और चौथे थीम पे सहमति दर्शाई तो आपने टिक मार्क कर दिया। इसी तरह से सारे 10 लोगों के वो किन किन मुद्दों पर सहमत है ये आपने टिक मार्क कर दिया। ये क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, ये आपने हाँ या ना में पूछा है, क्वालिटेटिव है। अब अगर आप इस टिक को 1 कर दें और टिक जो नहीं है उसको 0 कर दें तो ये क्या हो गया? क्वांटिटेटिव हो गया। ठीक है, तो क्वालिटेटिव था, उसको 1 एंड